हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। ये जो हम सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहे थे ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने इसका आउटलाइन डिस्कस किया था, जो भी सेलुलर रेस्पिरेशन के स्टेप्स हैं जैसे ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल, ये सब हमने डिस्कस किए थे और किसका क्या प्रोडक्ट है, किससे क्या बनेगा, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया था, ताकि आपके दिमाग में एक आउटलाइन बनी रहे कि किससे क्या बनेगा, आप कंफ्यूज ना हो। और यहाँ पर मैं ग्लाइकोलाइसिस डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। पहले देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। दैट इज़ ग्लाइकोलाइसिस इज़ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है? साइट ऑफ अकरेंस क्या कहाँ है इसकी? ये साइटोसोल में होता है। और ये कॉमन पाथवे है किस किस का? एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का। मतलब चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट है या फिर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ग्लाइकोलाइसिस तो होगा, ठीक है। तो ये कॉमन पाथवे है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का, ठीक है। उसके बाद ही प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मैटर करती है, लेकिन पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, इसके बाद ऑक्सीजन का होना या ना होना मैटर करेगा। उसके हिसाब से रिएक्शंस चेंज हो जाएंगी, ठीक है। वो मैंने पार्ट 1 में पहले ही डिस्कस कर दिया था कि किस तरह से ऑक्सीजन अफेक्ट करती है, ठीक है। आज हम सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें टोटल 10 स्टेप्स होते हैं। पहले 5 स्टेप हैं, उनको प्रिपरेटिव फेज़ कहते हैं, यानी तैयारी करने वाला फेज़। यानी यहाँ पर एनर्जी कंजप्शन होगा, एनर्जी का यूज़ होगा। और कितनी एनर्जी का यूज़ होगा? 2 ATP का यूज़ होगा। और जो लास्ट 5 फेजेस हैं उनको पे ऑफ फेजेस कहते हैं। यानी यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन होगा, ठीक है। और कितनी एनर्जी का प्रोडक्शन होगा? 4 ATP एंड 2 NADPH, ठीक है। इस तरह से नेट गेन कितना हुआ? सिर्फ 8 ATP का। वो कैसे? क्योंकि जो NADPH होता है वो एक NADPH 3 ATP बनाता है, तो 2 NADPH 6 ATP बनाएंगे। 6 ATP तो हमें 2 NADPH से मिल गए और 4 ATP हमारे पास थे। इसी तरह 10 ATP हो गए। और पहले प्रिपरेटिव फेज़ में 2 ATP यूज़ हो चुके थे, तो 10 - 2 यानी 8 ATP। नेट गेन क्या है? 8 ATP का है नेट गेन। ये पूरी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कुछ याद रखो या ना रखो, लेकिन ये रिजल्ट ज़रूर याद करने हैं, ठीक है। मतलब अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो वो इन्हीं में से बनता है कि नेट गेन कितना ATP का होता है, वो 8 ATP का होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको, ग्लाइकोलाइसिस को। देखिए पहला स्टेप, देखिए सबसे ऊपर ग्लूकोज है, ग्लूकोज चेंज हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। फॉस्फेट ऐड हुआ है ग्लूकोज में, तो इसमें एंजाइम कौन सा यूज़ हो रहा है? हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज़ हो रहा है। हेक्सो यानी 6 कार्बन जो ग्लूकोज के पास है, काइनेज यानी उनमें फॉस्फेट ऐड कर रहा है। जहाँ भी काइनेज वर्ड आ जाए यानी वहाँ पर वो एंजाइम फॉस्फेट ऐड करेगा, ठीक है। हेक्सोकाइनेज यानी ग्लूकोज पर फॉस्फेट ऐड करने का काम हो रहा है। और इस स्टेप में एनर्जी कंजप्शन होगा, 1 ATP का एनर्जी लग गया है इसमें, ठीक है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, एंजाइम यूज हुआ हेक्सोकाइनेज और ATP लगा 1, ठीक है। बात क्लियर? फर्स्ट स्टेप क्लियर। अब सेकंड स्टेप पे आइए। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज हो रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। आप ये बात जानते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, जो कि 6 होते हैं, ठीक है। अब 6 नंबर वाले जो 2 कंपाउंड हो गए ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो दोनों आइसोमर बन गए, ठीक है। ये दोनों आइसोमर हैं, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम को बोलते हैं हेक्सोज आइसोमरेज, ठीक है। इसमें एनर्जी का यूज़ नहीं हुआ है,
ये बात आपको ध्यान रखनी है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, ये दोनों आइसोमर हैं, तो यहाँ पर हेक्सोज आइसोमरेज एंजाइम यूज़ होगा। बात क्लियर। अब थर्ड स्टेप पे आइए। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट चेंज हो रहा है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, यानी पहले सिर्फ एक फॉस्फेट था, अब 20 यानी 2 फॉस्फेट लग गए। पहले सिर्फ 6 पोजीशन पे फॉस्फेट था फ्रक्टोज के पास, अब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट हो गया, यानी 2 फॉस्फेट लग गए। तो इसमें एंजाइम कौन सा यूज़ होगा? इसमें एंजाइम यूज़ होगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। काइनेज वर्ड यहाँ भी आ गया, यानी एक और फॉस्फेट यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट है, तभी तो यहाँ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज आया, यानी फ्रक्टोज के ऊपर एक और फॉस्फेट लग गया और यहाँ पर एटीपी का यूज़ होगा। ठीक है, बात क्लियर। थर्ड स्टेप क्लियर। अब फोर्थ स्टेप में आइए। फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट चेंज हो रहा है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। ठीक है, इन दो में चेंज हो रहा है ये। अब बात क्या है कि ये दोनों जो कंपाउंड इससे बन रहे हैं फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से, वो दोनों भी आपस में आइसोमर हैं। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आपस में आइसोमर। आप देख रहे हैं इंटरकन्वर्टिबल साइन है, यानी इससे तो वो बन सकता है और उससे ये बन सकता है। ठीक है, तो पहले तो आप ये देखिए कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को इन दोनों कंपाउंड में चेंज करने वाला एंजाइम कौन सा है? वो है एल्डोलेज एंजाइम। ये एंजाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये एक अलग सा एंजाइम है और एग्ज़ाम में ऐसे अलग से जो चीज़ हटके होती है उसी को पूछा जाता है। तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में चेंज करने वाला एंजाइम है एल्डोलेज। और जो नीचे बने हैं दोनों प्रोडक्ट्स, ये इंटरकन्वर्टिबल हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, तो इनके बीच जो एंजाइम यूज़ हो रहा है वो है ट्रायोज आइसोमरेज। क्लियर। ठीक है, यहाँ तक स्टेप क्लियर है। ये यहाँ तक 5 स्टेप कंप्लीट हुए। इसमें देखिए सिर्फ 2 एटीपी यूज़ हुई हैं। ठीक है, और ये एंजाइम के नाम आपको ध्यान रखने हैं। ये है प्रिपरेटिव फेज। 5 स्टेप इसमें कंप्लीट हुए। ठीक है, अब नेक्स्ट पे ऑफ फेज देखते हैं। ये है पे ऑफ फेज। आपने देखा कि ऊपर ये इंटरकन्वर्टिबल फॉर्म्स इसकी फॉर्म हो चुकी हैं। ठीक है, जो कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये बन चुके हैं। अब इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से यहाँ क्या बन रहा है? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और एंजाइम कौन सा यूज़ हो रहा है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज बात पे ध्यान देना है, यानी कि हाइड्रोजन रिलीज हो रही है। अब देखिए, क्योंकि ये पे ऑफ फेज है तो यहाँ पर एनर्जी बनेगी। 2 हाइड्रोजन एटम रिलीज हुए थे, तो NAD+ किस में चेंज हो गया? NADH+H+ में। ठीक है, ये 2 बनेंगे, यहाँ पे 2 NADH बनेंगे। ठीक है, तो एनर्जी, पहली एनर्जी हमें मिल गई, 2 NADH बनेंगे यहाँ पे। NADH+H+ भी एक एनर्जी का ही एक रूप है, जिससे हमें 3 ATP मिलते हैं। मैंने शुरू में बताया था। तो हमें यहाँ पर 2 NADH+H+ मिल गए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाएगा और ये इससे क्या बनेगा? यहाँ पर भी एनर्जी प्रोडक्शन होगा। पे ऑफ फेज है, यहाँ एनर्जी लगेगी नहीं, यहाँ एनर्जी बनेगी। ठीक है, यहाँ बन गया ATP। और एंजाइम कौन सा यूज़ हुआ है? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम यूज़ हुआ है। ठीक है, अब देखिए 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड चेंज हुआ है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, तो एंजाइम कौन सा यूज़ हुआ है यहाँ पे? म्यूटेज। कौन सा एंजाइम यूज़ हुआ है? म्यूटेज। अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट चेंज हुआ है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। ठीक है, यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज़ हुआ है? इनोलेज।
ठीक है, नाम याद रखने हैं आपको, हर एक स्टेप के नाम याद होने चाहिए आपको। एंजाइम कौन सा लगा है ये याद होना चाहिए। अब फोस्फोइनोल पायरुवेट चेंज हुआ है पायरुविक एसिड में, ठीक है, और यहाँ पर भी एनर्जी प्रोडक्शन हुआ है। और यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज हुआ है, पायरुवेट काइनेज, ठीक है। सभी एंजाइम के आपको नाम याद रखने हैं, कहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन हुआ है वो याद रखना है, ठीक है। अब आपने देख लिया यहाँ पे 2 NADH+H+ हमें मिले हैं और 4 ATP मिले हैं। ये जो एक एक इनके ऊपर आगे नंबरिंग नहीं लिखी हुई एनर्जी के आगे, लेकिन ये 2-2 के नंबर में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अपना ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हुआ। ग्लाइकोलाइसिस के बाद आती है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल के बीच में हो रही है। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो क्रेब साइकिल में एंटर करेंगे और इस तरह ये 2 रिएक्शंस को जोड़ रहा है, इसलिए इसको लिंक रिएक्शन कहते हैं। इसका एक और नाम है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इसको गेटवे पाथवे भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमें पायरुविक एसिड मिला था ना, ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट प्रोडक्ट पायरुविक एसिड था, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करता है और वहाँ पर पायरुविक एसिड जो है वो एसिटाइल कोए में चेंज हो जाता है। और हमें पता है कि एसिटाइल कोए क्रेब साइकिल में एंटर करके क्रेब साइकिल चलाता है, ठीक है। तो ये लिंक रिएक्शन होगी, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट यहाँ पर चेंज होके कोए बनता है, एसिटाइल कोए बनता है और वो क्रेब साइकिल में एंटर करता है। इसमें डीकार्बोक्सिलेशन होता है, इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं, ठीक है। इसमें 2 NADH+H+ मिलता है, ठीक है, यानी 6 ATP मिलता है यहाँ पे। यहाँ पर भी 2 NADH+H+ प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कोफैक्टर्स जो एंजाइम इसको रन करवाता है इस रिएक्शन को, उसके कोफैक्टर्स क्या क्या हैं, NAD+, CoA, Mg2 पॉजिटिव एंड लिपोअमाइड, ठीक है। ये अपनी लिंक रिएक्शन है, इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जो आगे आएगी वीडियो हम उसमें क्रेब साइकिल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये अपना पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, ठीक है। थैंक यू।